गुड आफ्टरनून ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और हमारी यूनिट थी श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन श्रोडिंगर अवकल समीकरण यूनिट नंबर 2। ठीक है, हम जो लास्ट क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम स्थितिज ऊर्जा वक्र में रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं वो हम अध्ययन कर रहे थे। हमने एक विमीय के अंतर्गत कण की गति का अध्ययन किया था और त्रिविमीय कर लिया था और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था विभव सीडी पोटेंशियल स्टेप। हमने E लेस देन V0 से नियत विभव रोधिका से कम के लिए तो हमने ये टॉपिक तो हमने बहुत पहले लास्ट कक्षा में हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा जो विभव सीडी है वो E ग्रेटर देन V0 के लिए कि हमारे पास कण की जो ऊर्जा है वो विभव रोधिका से क्या हो अधिक हो, वो टॉपिक हमारा चल रहा था। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो बीच में रह गई थी और वो हमें उसमें टॉपिक जो चल रहा था वो था हमारा प्रायिकता धारा घनत्व हम निकाल रहे थे। हमने पिछली क्लास में आपतित प्रायिकता धारा घनत्व और परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व का मान तो हमने फाइंड कर लिया था। हमारा जो टॉपिक बच गया था वो था पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व। हमने आपतित प्रायिकता धारा घनत्व और उन दोनों के मान निकाले थे। उससे पहले हमने दो तरंग फलन थे हमारे पास, पहले क्षेत्र के लिए और दूसरे क्षेत्र के लिए हमने दो तरंग फलन निकाले थे। साई फर्स्ट और साई सेकंड का मान हमने सोल्व किया था। वो हमने लास्ट कक्षा में लास्ट से सेकंड कक्षा में उनको दोनों को सोल्व किया था। हमारे पास जो तरंग फलन विद्युत क्षेत्र के फर्स्ट क्षेत्र के लिए जो हमारे पास आई थी वो साई फर्स्ट की जो वैल्यू आई थी वो थी a e की पावर आइटा के एक्स प्लस b a की पावर माइनस आइटा एक्स। ये थी हमारी साई फर्स्ट की इक्वेशन। साई सेकंड के लिए जो इक्वेशन थी वो थी हमारे c a की पावर आइटा k1 x। क्या थी हमारे पास c e की पावर आइटा k1 x। ये हमारे पास दो समीकरण थी। हमने एक फर्स्ट क्षेत्र के लिए जो साई फर्स्ट है वो फर्स्ट क्षेत्र के लिए वहां पर जो तरंग फलन था वो साई फर्स्ट था और सेकंड क्षेत्र हमारा उसके लिए वो तरंग फलन क्या थे साई सेकंड। हम यहाँ पर देखते हैं ये जो फर्स्ट टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करती है आपतित तरंग फलन को, और जो सेकंड टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करती है परावर्तित तरंग फलन को रिप्रेजेंट करती है। और थर्ड टर्म है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है सी ई की पावर माइनस आइटा सी ई की एक्सपोनेंशियल आइटा k1 x। ये किसको रिप्रेजेंट करती है ये पारगमित तरंग फलन को रिप्रेजेंट करती है। हमने इन दोनों की हेल्प से हमने क्या लिया प्रायिकता धारा घनत्व निकाल लिया। इसकी हेल्प से हमने आपतित प्रायिकता धारा घनत्व निकाला था और इस स्टेप की हेल्प से हमने क्या निकाला था परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। हमारा जो टॉपिक बच गया था वो था पारगमित। हमने जो दो तरंग फलनों के लिए हमने जो घनत्व निकाला था वो भी मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखिए आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, इसको हम एस इंसिडेंट या जे इंसिडेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास मोड ए स्क्वायर वी आई थी। क्या आई थी मोड ए स्क्वायर वी आई थी। ठीक है, और जो हमारा परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व था सेकंड जो हमारा टॉपिक था परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व है वो था, हम उसको आर रिफ्लेक्टेड से डिनोट करते हैं एस आर या जे आर। उसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो आई थी माइनस का मोड बी स्क्वायर वी आई थी। ठीक है, ये दो तो हमारे पास कंप्लीट हो चुके थे। हमने ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप से ये आपतित तरंग फलन ये परावर्तित तरंग फलन और ये अब हमारा बचता है पारगमित तरंग फलन। हम पारगमित तरंग फलन की सहायता से हम क्या निकालेंगे पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व का मान हम फाइंड करेंगे। तो टॉपिक की हेडिंग लगाइए परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व। पारगमित प्रायिकता धारा। अब पारगमित धारा घनत्व के लिए हम क्या लेंगे यूज लेंगे हम
पारगमन फलन लेंगे। हम जानते हैं कि प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है प्रायिकता धारा घनत्व, बहुत बार ही रिपीट हो चुका है ये प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, S या J इक्वल क्या होता है माइनस का आइटा H क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये क्या होता है प्रायिकता धारा घनत्व होता है। अब अगर हम पारगमन के लिए ले रहे हैं तो हम यहाँ पर फलन कौन सा लेंगे, पारगमन फलन लेंगे। और पारगमन फलन क्या होता है, अभी हमने लिखवाया था, वो थर्ड टर्म थी सी ई की पावर इसी एक्सपोनेंशियल आइटा के 1x, हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पारगमन फलन को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ हम यहाँ कौन सा फलन यूज लेंगे, पारगमन तरंग फलन यूज लेंगे। तो एक्स एक्स डायरेक्शन में लें, हमने जो विवो सिटी के एक वी ली थी, तो अगर डायरेक्शन कौन से ले रहे हैं, एक्स एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं उस कंडीशन में, तो लिखिए एक्स एक्स दिशा में, एक्स एक्स दिशा में पारगमन तरंग फलन के लिए, तरंग फलन के लिए पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व है। हमने आपतित को इंसिडेंट आई से डिनोट किया था, परावर्तित को रिफ्लेक्टेड आर से डिनोट किया था, और जो पारगमन होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिटेड, क्या बोलते हैं ट्रांसमिटेड, उसके टी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो मैं इसको एस टी या जे टी से डिनोट करूंगा, माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m साई की जगह क्या आएगा, तरंग फलन क्या आएगा हमारे पास, साई ट्रांसमिटेड क्या आएगा, पारगमित जो तरंग फलन है वो आएगा, उसका संयुग्मी कंजुगेट डेल साई है। अगर डेल की वैल्यू क्या होती है, अवकलन संकारक है ये, इसकी वैल्यू क्या होती है आई कैप अपॉन डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के कैप डेल अपॉन डेल जेड। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, तो वाई और जेड यहाँ पर हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे डेल अपॉन डेल एक्स लेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स, साथ में हमारे पास तरंग फलन कौन सा ट्रांसमिटेड, फिर माइनस यहाँ पे फिर वापस ट्रांसमिटेड, और डेल की जगह डेल अपॉन डेल एक्स, और ये साई ट्रांसमिटेड का कॉन्जुगेट संयुग्म। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व है। अब हमें ये तो पता है कि इसका साई ट्रांसमिटेड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पारगमित तरंग फलन साई टी बराबर क्या होता है, सी ई की पावर आइटा k1 x, क्या होता है सी ई की पावर आइटा k1 x, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अतः साई ट्रांसमिटेड या इसका संयुग्मी क्या होगा, सी का तो सी स्टार हो जाएगा, ई की पावर आइटा क्या होगा, ई की पावर माइनस का आइटा k1 x। आई का कॉन्जुगेट क्या होता है, आइटा कॉन्जुगेट क्या होता है, सम्मिश्र संख्या इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस का आई हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो अतः एच टी या जे टी इक्वल क्या आएगा, माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2 साई स्टार की वैल्यू, ये क्या होगी संयुग्मी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, सी स्टार ई की पावर माइनस का आइटा k1 x इंटू हमारे पास क्या है ट्रांसमिटेड का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे, सी तो कांस्टेंट है, सी का तो अवकलन होगा नहीं, किसका होगा, ई की पावर आइटा k1 x का, ई की पावर आइटा k1 x का अवकलन क्या होगा, ई की पावर आइटा k1 x, और आइटा k1 x का जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास जो अवकलन आएगा वो आएगा आइटा k1, क्या आएगा आइटा k1 आएगा, फिर माइनस हमें कौन सी तरफ रखना है, साइन ट्रांसमिटेड सी ई की पावर आइटा k1 x, ये हमारे पास साइट ही था, हमने रख दिया। फिर क्या
ट्रांसमिटेड जो तरंग फलन है उसका कॉन्जुगेट का क्या अवकलन है, हमारे पास इस समीकरण का अवकलन करना है। सी स्टार का तो अवकलन होगा नहीं, कांस्टेंट, बाकी बचा ये पार्ट, इसका अवकलन करेंगे यही आएगा ए की पावर माइनस का आइटा k1 x, लेकिन जब माइनस आइटा k1 x करेंगे वो कितना आएगा माइनस का आइटा k1, ये इसका अवकलन आएगा। ये हमारे पास इतनी समीकरण आएगी। अब देखिए एक्सपोनेंशियल ये है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो जाएगा। अगर लॉग की पर्सपेक्टिव में देखें, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, log a प्लस b, log a प्लस log a इंटू log b क्या होता है, log a प्लस b का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, ये तो कितना देगा e की पावर 0 हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या आएगी माइनस का आइटा h क्रॉस अपॉन 2m। एक तो c और c स्टार मैं साथ में लिख रहा हूँ, ये इसकी पावर e की पावर 0, साथ में क्या है आइटा k1, ठीक है, माइनस ये भी c स्टार, लेकिन ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा और बचेगी क्या e की पावर 0 आइटा k1। और हम जानते हैं कि c स्टार क्या होगा मोड c का स्क्वायर, तो वैल्यूज क्या आएगी माइनस का आइटा h क्रॉस अपॉन 2m, ये वैल्यूज क्या आएगी मोड c का स्क्वायर e की पावर 0 की वैल्यू 1 आइटा k1 प्लस ये भी क्या आएगा मोड c का स्क्वायर e की पावर 0 की वैल्यू 1 और आइटा k1, दोनों क्या है सेम है, ऐड हो जाएगी। तो एस जे या एस टी या जे टी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस का आइटा एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू, ये देखिए डबल है मोड सी का स्क्वायर आइटा के मोड सी का स्क्वायर आइटा के, तो डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू मोड सी का स्क्वायर आइटा के 1, ये वैल्यू आएगी। देखो 2 से 2 कट जाएगा, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे आइटा स्क्वायर हो जाएगा, तो आइटा का स्क्वायर एच कट के इंटू मोड सी का स्क्वायर अपॉन एम सॉरी k1, ये हो गया। आइटा स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती है -1 होती है, ये तो माइनस पहले से था, इसकी वैल्यू -1, तो एस टी या जे टी की जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, और आगे इसको सोल्व करेंगे एस टी इक्वल जे टी इक्वल माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, वैल्यू की माइनस का 1, ये प्लस का हो जाएगा एच कट k1 अपॉन एम मोड सी का स्क्वायर, क्या आ गई ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास, ये जब दो समीकरण आई थी हमने इसको ए समीकरण दिया था, क्या दिया था ए नंबर का समीकरण दिया था या बी नंबर का समीकरण दिया था, कंफर्म मेरे को याद नहीं है, लास्ट क्लास में इन दोनों समीकरणों को हमने क्या नाम दिए थे। तो ये तो आपतित प्रायिकता धारा घनत्व को दर्शा रही थी, ये परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व को दर्शा रही थी, और ये जो समीकरण सी आई है ये किसको दर्शाएगी पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व को दर्शाती है। तो समीकरण सी जो है वो किसको दर्शा रही है पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व को दर्शा रही है। जो प्रायिकता धारा घनत्व का टॉपिक था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थर्ड हमारे पास जो आती है वो ये है पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व, वो क्या था एस टी या जे टी ट्रांसमिटेड के लिए वो कितना आया एच कट k1 अपॉन एम मोड सी का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर सी। इन तीनों समीकरणों को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये समीकरण अभी हमें काम आने वाले हैं, क्या काम आएगी वो हम आगे देखेंगे। इस टॉपिक के बाद हमने जो लास्ट टॉपिक्स पढ़े थे उनमें हमने देखा था कि हमने प्रायिकता धारा घनत्व है निकालने के बाद हम गुणांक को निकालते हैं। कौन से गुणांक निकालते हैं, एक तो पारगमन गुणांक निकालते हैं, एक परावर्तन गुणांक निकालते हैं। पहले हम परावर्तन गुणांक निकालते हैं। परावर्तन गुणांक क्या होता है, जो परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व है और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है, ये घनत्व है परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व है और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है, इन दोनों के अनुपात का जो मापांक होता है मॉडुलस होता है वो क्या कहलाता है परावर्तन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है परावर्तन गुणांक कहलाता है। हम सीधा बोल सकते हैं बी और ए का रेशियो का क्या बोले अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा हमारे पास परावर्तन गुणांक कहलाएगा। सेकंड हम पढ़ते हैं पारगमन गुणांक, वो क्या होता है जो पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व है और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व है और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व है,
के अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा? परावर्तन गुणांक कहलाएगा। हमने दोनों चीज फाइंड करनी है। जब हम इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसके दोनों चीज पार्ट फाइंड कर लेंगे तो हम उस कण के पाए जाने की प्रायिकता भी हम फाइंड कर लेंगे तरंग फलन के लिए, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हम करेंगे परावर्तन गुणांक, ठीक है, या हम बोल सकते हैं परावर्तित गुणांक। तो नेक्स्ट पॉइंट लगाइए, हेडिंग लगाइए परावर्तन गुणांक या पारगमन परावर्तित गुणांक। पारगमित प्रायिकता धारक का मान हमने निकाल लिया, वो क्या है? एच क्रॉस K1 अपॉन M और C का स्क्वायर। ये समीकरण C हमने तीनों को लिख लिया, तीनों हमारे पास काम आने वाली है। तो यहाँ पे प्रायिकता धारक घनत्व का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम निकालेंगे गुणांक, फैक्टर्स की वैल्यूज निकालेंगे। E लेस देन V0 के लिए भी हमने गुणांक निकाले थे, उन गुणांकों के वैल्यूज कुछ आई थी हमारे पास। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि हमने जो E लेस देन V0 के लिए जब हम वैल्यूज फाइंड कर रहे थे तो मैंने एक मिस्टेक, गलती से कुछ एक मिस्टेक हो गई थी, मैं आपको वो थोड़ी सी रिवाइंड करवाना चाहूँगा। हमारे पास एक परावर्तन गुणांक था, उसकी वैल्यूज हमारे पास कुछ इस प्रकार आई थी। R बराबर मोड K माइनस आइटा K1 अपॉन K प्लस आइटा K1 और इसका मोड का स्क्वायर था। ये वैल्यूज आई थी। फिर मैंने क्या किया था, इनका अंडरूट निकाल के इसका वर्ग कर दिया था, तो वहाँ एक मिस्टेक्स हो गई थी। अब देखिए ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इसके साथ क्या इमेजिनरी पार्ट है। जब हम इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करते हैं, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके कंजुगेट या उसके सहयोगी से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारा पास क्या रहता है, वो डिनोमिनेटर से हट जाता है, ठीक है, वहाँ इसे सोल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ तो अंश और हर दोनों में ही इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको सोल्व करने के लिए इस पूरे टर्म का इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मोड का स्क्वायर है, अगर हम इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे सोल्व करते हैं, अगर k माइनस आइटा K1 अपॉन K प्लस आइटा K1 है, अगर इसको इसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, इसका ऊपर वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा, K प्लस आइटा K1 और नीचे वाले का क्या होगा, K माइनस आइटा K1, इस मोड का स्क्वायर। अगर इस कंडीशन, ये स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर तो हट गया ना, हमने डबल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम देखते हैं कि हमने कहीं पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास ये समीकरण होते हैं 2 प्लस 3 आइटा है, अगर हम देखें कि नीचे वाले टर्म में हमारे पास क्या आइटा है, तो हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके सहयोगी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है 2 माइनस 3 आइटा और 2 माइनस 3 आइटा, और नीचे वाला सहयोगी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हट जाता है, आइटा ऊपर चला जाता है। इसी प्रकार जब अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या हो, इमेजिनरी पार्ट हो, तब हम उसको पूरे के कॉन्जुगेट से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी। उस फॉर्मूले से देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k का स्क्वायर माइनस आइटा अपॉन आइटा K1 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, k का स्क्वायर माइनस आइटा K1 का स्क्वायर। वैल्यूज क्या आएगी, k का स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस का 1 होती है, ये माइनस माइनस प्लस K1 का स्क्वायर बचेगा, नीचे भी क्या आएगा k स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, वैल्यूज क्या आएगी, एक आएगी। तो उस टॉपिक में ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना, r की वैल्यूज क्या आएगी, ऐसे इस प्रकार एक आएगी, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने जब परावर्तन गुणांक निकाल रहे थे तो मैंने यहाँ से कुछ सिंपल करके कुछ और तरीके से कर दिया था, वो शायद लॉजिक गलत था। ये अपना ठीक है, ये मेथड ठीक है, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इमेजिनरी पार्ट अगर रियल पार्ट हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ऐसा हो कि अंश और हर दोनों में हो, तब हम उसके पूरे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे, देखो k का तो होगा नहीं, माइनस आइटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस का आइटा, नीचे वाले प्लस आइटा का क्या हो जाएगा, माइनस का आइटा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी, परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। हमने उस टॉपिक में थोड़ी ये मिस्टेक कर दी थी, तो ये सुधार लें, ठीक है। हम परावर्तन गुणांक ही निकाल रहे थे, अभी भी हम क्या निकाल रहे थे, परावर्तन गुणांक का मान ही निकालेंगे। वहां पर ये क्या था, ये था, ठीक है। इसके
इसके लिए माफ़ी। अभी आप इसका करेक्शन कर लेना, उस टाइम पे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ, अभी आज का जो हमारा फैक्टर है वो है परावर्तन गुणांक, या हम इसको परावर्तित गुणांक भी बोल सकते हैं। अब देखो परावर्तन गुणांक क्या होता है, परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का मापांक क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक कहलाता है। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवाई है, दोबारा एक बार लिखवा देता हूँ। परावर्तन प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का मापांक परावर्तन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है परावर्तन गुणांक कहलाता है। परावर्तन प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, परावर्तन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, तो इसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना परावर्तन को, तो इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन गुणांक को किस प्रदर्शित करेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात R बराबर क्या होगा, परावर्तन प्रायिकता धारा घनत्व है वो क्या होती है, S R अपॉन आपतित प्रायिकता धारा घनत्व क्या होगी, S I, इन दोनों का अनुपात और इसका मापांक, या हम इसको J R अपॉन J I के अनुपात का मापांक, ये क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। ये वैल्यू रखेंगे हम समीकरण B व A से, समीकरण B व A से मान रखने पर R बराबर क्या आएगा, मोड के अंदर मोड B का स्क्वायर V अपॉन मोड A का स्क्वायर V का मामा, V से V कट जाएगा, बचेगा क्या, B अपॉन A। R बराबर B अपॉन A, मोड का स्क्वायर बचेगा, तो मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ, ये आ गया। और हमें वैल्यू किसी चाहिए, B अपॉन A की वैल्यू चाहिए। अब देखो हमने उससे पहले एक इक्वेशन निकाली थी, B अपॉन C और A अपॉन C की वैल्यू निकाली थी। मेरे को इक्वेशन तो याद नहीं है, B अपॉन C और A अपॉन C की वैल्यू निकाली थी। इसकी वैल्यू शायद 1/2 1 प्लस K1 अपॉन K आई थी, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 1 माइनस K1 अपॉन K, ये शायद दो वैल्यू थी हमारी, 1/2 प्लस B अपॉन C और C अपॉन A की वैल्यू, सॉरी B अपॉन C में तो माइनस था, B अपॉन C में तो माइनस था, और A अपॉन C में क्या था, प्लस था। क्या था, B अपॉन C में माइनस और A अपॉन C में प्लस था। ये वैल्यूज हमारे पास आई थी। इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं, क्या करते हैं, एक का इन्वर्स करके अगर गुणा कर दे तो हमारे पास B अपॉन A की वैल्यू आ सकती है क्या, B अपॉन A की वैल्यू आ सकती है क्या। मैं एक बार इसको मोड B अपॉन A का स्क्वायर है, इसको हम अलग सोल्व करते हैं। अगर हम लिखें B अपॉन A को, B अपॉन A को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, B अपॉन C इंटू C अपॉन A लिख सकता हूँ क्या। अब वो वैल्यूज शायद पिछले क्लास में, मुझे याद नहीं है ये कितने नंबर की इक्वेशन थी, समथिंग 7 या 8 नंबर की इक्वेशन थी।
जब हमने क्लास रिकॉर्ड करी थी तब मुझे याद नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं है कि कितने नंबर की इक्वेशन थी, तो उसमें देख लेना आप b/c और हमने a/c की वैल्यूज निकाली थी। वो इक्वेशन शायद 7 या 8 या और कोई इक्वेशन का नंबर होगा। हमने b/c की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे और c/a की वैल्यू हम a/c से पुट कर सकते हैं। देखो b/c को अगर मैं सोल्व करूँ तो ये आएगा क्या, अगर k एलसीएम ले लो तो 1/2 k एलसीएम लिया क्या आएगा, k माइनस k 1 आएगा क्या, k माइनस k 1। अगर a/c है इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1/2 k प्लस k1/k, दोनों में क्या लिया हमने एलसीएम लिया है और वैल्यूज हमें किसकी चाहिए, c/a की चाहिए। तो हम यहाँ से इसका इन्वर्स कर देते हैं, प्रतिलोम लेंगे तो c/a क्या आएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर तो क्या आ गया 2k आ गया, नीचे क्या आएगा k प्लस k1। ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ काम में लेंगे, b/a की वैल्यू फाइंड करने में काम में लेंगे। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद हमारे पास b/a की वैल्यू आ जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो वो वैल्यू रखने पे b/c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1k माइनस k1/2k, k माइनस k1/2k इंटू c/a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2k प्लस k1, 2k प्लस k1, ठीक है। यहाँ 2k से 2k कट जाएगा, बचेगा क्या, k माइनस k1/k प्लस k1। तो b/a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b/a की वैल्यू क्या आएगी, k माइनस k1/k प्लस k1। ये समीकरण नंबर मान लो, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो। हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे और हमारे पास क्या जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी, परावर्तन गुणांक हमारे पास आ जाएगा। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर वो क्या आएगा, r बराबर मोड b/a की वैल्यू क्या है हमारे पास, k माइनस k1/k प्लस k1 इसका स्क्वायर। ये जो वैल्यू कहलाएगी ये क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। r की वैल्यूज हमारे पास याद। इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है पारगमन गुणांक। परावर्तन गुणांक तो ये था हमारा, दूसरा बचता हमारा पारगमन गुणांक। लिखिए, पारगमन गुणांक। पारगमन गुणांक क्या होता है, पारगमन पारगमिक प्रायिकता धारक घनत्व और आपतित प्रायिकता धारक घनत्व के अनुपात का मापांक, के अनुपात का मापांक पारगमन गुणांक कहलाता है। और इसे हम r से नहीं किसे डिनोट करेंगे, t से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, t से डिनोट करेंगे। ट्रांसमिटेड, इंग्लिश में परावर्तन क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड बोलते हैं। वहां से हम टी ले, इसको टी से डिनोट करेंगे, तो अर्थात टी की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास एस टी ट्रांसमिटेड प्रायिकता है और एस टी अपॉन एस आई इंसिडेंट, दोनों के अनुपात का मापांक क्या करेगा, ये करेगा। या तो इसका जे टी अपॉन जे आई, जे टी क्या है, पारगमित प्रायिकता धारक घनत्व है, और जे आई क्या है, आपतित प्रायिकता धारक घनत्व है। इन दोनों के अनुपात का मापांक क्या कहलाएगा, पारगमन गुणांक कहलाएगा। ये वैल्यूज हम कहाँ से रखेंगे, सी और ए से रखेंगे। तो समीकरण सी व ए से मान रखने पर, मान रखेंगे तो टी का मान हमारे पास क्या आएगा, इसका मान क्या है, एच कट k1 अपॉन m मोड c का स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखना, जे आई मोड ए स्क्वायर वी रखा हुआ है,
मोड ए स्क्वायर वी, वी की जो वैल्यू होती है वो होती है एच कट टी बराबर क्या होता है एम वी, वहाँ से क्या आता है एच कट के, तो वी बराबर क्या आता है एच कट के अपॉन एम। वो वैल्यू हम भी यहाँ भी पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एच कट के वन मोड सी का स्क्वायर अपॉन एम मोड ए का स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है एच कट के अपॉन एम इसका मोड। देखो एच कट से एच कट कर देगा, एम से एम कर देगा, बचेगा क्या के वन अपॉन के मोड सी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। वो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास मोड के वन अपॉन के और सी वन सॉरी सी अपॉन ए का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हमारे पास ट्रांसमिटेड की वैल्यू आ जाएगी। टी की सी अपॉन ए की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताई थी, वो क्या होती है 2k अपॉन के प्लस के वन, क्या होगी वो वैल्यू भी रख लेना। चौथी जो हमारे पास यूजफुल चीज़ है वो है परावर्तन गुणांक आर, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास के माइनस के वन अपॉन के प्लस के वन के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम टी की वैल्यू निकालेंगे और हमें पता है सी अपॉन ए की जो वैल्यू होती है वो इस प्रकार होती है। हमने ए अपॉन सी की वैल्यू लिखी थी, वो हमारे पास क्या थी 1/2 1 प्लस के वन अपॉन के, यहाँ से हमने सी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमारे पास आई थी 2k अपॉन के प्लस के वन। वो वैल्यूज हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, तो अतः टी बराबर क्या आएगा के वन अपॉन के, ये वैल्यूज रखेंगे तो 2k अपॉन के प्लस के वन का मोड का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो के वन 2k का करेंगे 2 का तो 4 और k का के स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर के वन अपॉन के प्लस के वन का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसमिटेड फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी ये आएगी, और यहाँ से एक के से एक के कट जाएगा तो बचेगा क्या ओनली ये 4k के वन अपॉन सॉरी ये इसे कट चुका है हमारा k प्लस के वन का स्क्वायर, तो हमारे पास जो पारगमन गुणांक होता है वो यहाँ से आ जाता है। तो हमने 4-5 चीज़ें फाइंड कर ली हैं, अब हम इनका देखेंगे प्रायिकता का मान एक आता है कि नहीं आता, तो वो हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। टोटल प्रायिकता क्या होती है, पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक दोनों का योग देखेंगे कि एक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है गुणांक का वो कंप्लीट होता है, बाकी का हम वो नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।